हेलो स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कक्षा 10 विज्ञान। विज्ञान के जीव विज्ञान पाठ से जैव प्रक्रम जो पाठ 5 है से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं। इसके अंतर्गत 20 सवाल बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के साथ साथ इसमें कुछ लॉन्ग क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कई साल भी एक एक क्वेश्चन पूछे गए, हमने इसमें ऐड किया है। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए, और उसके पहले अगर वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य करिएगा ताकि और लोगों को भला हो सके। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत जो 20 सवाल बहुविकल्पी हैं उसमें पहला सवाल है कि कृमि रूप परसेसिका भाग है। कृमि रूप परसेसिका को वर्मीफार अपेंडिक्स के नाम से जाना जाता है, जिसको हम अपेंडिक्स आम भाषा में अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये किसका भाग है? पहला है क्षुद्रांत का, बी वाला है बृहदांत का, सी है सीकम का, और डी है कोलन का। तो ये जो है छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक स्थान आता है जिसको हम सीकम कहते हैं। इसी सीकम से अगुली समान रचना निकली होती है जिसको हम अपेंडिक्स या कृमि रूप परसिका के नाम जानेंगे। इस तरह से पहला का जो सही उत्तर होगा वो सी वाला होगा, कृमि रूप मतलब सीकम, कृमि रूप परसिका जो सीकम का एक भाग है। अगला सवाल है कि फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है या फेफड़ों में शुद्ध रक्त आते हैं? तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है किसके द्वारा? पहला है दाहिने अलिंद में, बी है बाएं अलिंद में, सी है बाएं निलय में, डी है दाएं निलय में। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त जो आता है वो बाएं निलय में आता है, बाएं निलय में। अब यहाँ पे चाहे फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है तब भी वही होगा, तो या फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है तब भी वही होगा। ये कई साल ये सवाल पूछे गए हैं। अगला सवाल है कि पादपों में जाइलम का कार्य है। तो जाइलम फ्लोएम होते हैं, जाइलम का जो कार्य होता है जल संवहन का कार्य होता है। तो डायरेक्ट हम इस पर निशान लगा देते हैं कि पादपों में जाइलम का जो कार्य है ये जल संवहन का कार्य है। तो बी वाला ये सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो फ्लोएम द्वारा जो भोजन का स्थानांतरण होते हैं तो ये है सुक्रोज के रूप में, बी है प्रोटीन के रूप में, सी है हार्मोन के रूप में, और डी है वसा के रूप में। तो जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। तो ये वाला ये सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। तो सोडियम क्लोराइड, बी है थ्रोम्बिन, सी है पोटेशियम, डी है कैल्शियम। तो रुधिर का थक्का बनाने के लिए ये थ्रोम्बिन एक तरह का प्रोटीन है, यही आवश्यक होता है, जो चोट लगने पर हवा के संपर्क में आते हैं और एक जाल बना लेते हैं, आरबीसी कण उसी में फंस जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो सही उत्तर होगा वो थ्रोम्बिन होगा। अगला है लाल रुधिराणुओं यानी आरबीसी का जीवन काल होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो तो सभी बच्चे जानते हैं, तो डायरेक्ट हम निशान लगा देते हैं 120 दिन का। 120 दिन का कार्य होते हैं। इस तरह से डब्ल्यूबीसी का पूछा जाए तो डब्ल्यू से 3 से 5 दिन होता है। तो चलिए अगला सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ये भी आवश्यक है, क्लोरोफिल ये भी आवश्यक है, और सूर्य का प्रकाश ये भी आवश्यक है। तो यहाँ डी वाला दिया उपरोक्त सभी। तो इस तरह से अगर सवाल देखा जाए तो ये डी का सही होगा, स्वपोषी पोषण के लिए सभी होंगे, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए चारों चीज़ों की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। इस तरह से ये सही हो जाएंगे। अगला सवाल है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं मतलब गार्ड सेल, ये पत्ती के अंदर रंध्र होते हैं, रंध्रों के अंदर गार्ड सेल पाई जाती हैं। तो देखो इसमें जो पहला विकल्प है ये जड़ों में, दूसरा है रंध्रों में, तीसरा वात रंध्रों में, और इसमें सभी। तो अभी बताया कि द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल किस में होती हैं? ये रंध्रों में होती हैं। तो इस वजह से ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या अवशोषित करता है? जल अवशोषित करता है कि खनिज लवण अवशोषित करता है, प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है, या ऑक्सीजन अवशोषित करता है? तो क्लोरोफिल जो करता है अवशोषित वो हमेशा प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करता है, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करेगा। और जल, कार्बन डाइऑक्साइड
और क्लोरोफिल के ज़रिए ये अपना भोजन बनाते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन विषमपोषी नहीं है? तो ए है फफूद, बी है फीता क्रीम, सी है ईस्ट और डी है मनी प्लांट। तो निम्नलिखित में से जो विषमपोषी नहीं है, इसको याद रखिएगा, नहीं है। तो नहीं है तो ये जो मनी प्लांट हैं, हरे प्लांट हैं, ये नहीं है, मतलब यही उत्तर डी वाला उत्तर ये सही होगा। अगला सवाल है कि पित्त का निर्माण होता है, तो पित्त का जो निर्माण होता है किसमें होता है? तो ए है पित्ताशय, बी है यकृत, सी है अग्नाशय, डी है बीरसड़। तो पित्ताशय में तो इकट्ठा होते हैं और जो निर्माण होते हैं ये यकृत में होते हैं, इस वजह से पित्त का निर्माण जो माना जाता है ये यकृत माना जाता है। तो 11वें का बी सही हो जाएगा, यकृत। अगला है कि पैलाग्रा या चर्मदाह रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? चर्मदाह किस विटामिन की कमी से होता है? तो पहला है विटामिन B1 और दूसरा है विटामिन B2, तीसरा है विटामिन B5 और चौथा है विटामिन B12। तो जो इसमें सही उत्तर माना जाएगा वो विटामिन B5 है, ये वाला विटामिन B5। इससे पैलाग्रा रोग या चर्मदाह रोग होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो उसमें सीधा सीधा जो है ये ATP को जाने जाते हैं, ATP। तो ये उत्तर हो जाएगा ATP। ATP को ऊर्जा का सिक्का या मुद्रा के रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने ATP का सीधा लाभ होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो क्रिया होती है आखिरी में 2 ATP का लाभ होता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ उत्तर लगा दे रहे हैं 2, मतलब 2 ATP का सीधा लाभ होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हीमोग्लोबिन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो कौन? श्वसन में, कि उत्सर्जन में, कि पाचन में, कि पोषण में? तो सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो श्वसन में निभाते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेते हैं। अगला है कि मानव में गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान है दिया में होता है। मानव में गैसों का आदान प्रदान खाली स्थान में होता है। पहला है कूपिका, बी है कंठ, सी है श्वास नली और डी है ब्रोंकाई। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कूपिका है। कूपिका को अंग्रेजी में एलुविलाई कहेंगे। ये फेफड़ों के अंदर लास्ट में पाई जाती है, इसी के अंदर गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। अगला सवाल है कि मूत्र निर्माण होता है किसमें? वृक्क में होता है, कि यकृत में होता है, कि प्लीहा में होते हैं, कि हृदय में होते हैं? तो जो मूत्र निर्माण होता है सीधे सीधे ये वृक्क में होते हैं। वृक्क में, ये वृक्क के अंदर जो है ये मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि यकृत संश्लेषित करता है। यकृत क्या संश्लेषित करता है? तो यकृत हमेशा जो है ये यूरिया को संश्लेषित करता है। किसको? यूरिया को। यकृत हमेशा यूरिया को संश्लेषित करता है, मतलब यकृत लीवर के अंदर यूरिया बनती है और ये यूरिया जो है निकल के पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य का सामान्य दाब कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य दाब जो होता है 120/80। 120/80 मतलब 120 हाई है और 80 लोअर है ना। तो इस वजह से इसको स्फेग्नोमैनोमीटर द्वारा नाप लिया जाए। जिसे नापा जाता है उसको स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र कहते हैं और इस तरह से इसको नाप लेते हैं। अगर ये 120 से 80 है तो सामान्य अवस्था में ये BP है। अगला है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग जो होते हैं वो विटामिन B12 की कमी से होते हैं। तो यहाँ दिया नहीं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं विटामिन B12 के कारण होते हैं। B1 के कारण, विटामिन B1 के कारण जो होते हैं ये बेरी बेरी रोग उत्पन्न होते हैं। तो अब ये बहुविकल्पी सवाल जो 20 थे पूरे हुए। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो शॉर्ट में पूछे जाते हैं 3 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर में। तो पहला सवाल इसमें है कि जो 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाएंगे कि पहले का स्वपोषी पोषण क्या है? उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। स्वपोषी पोषण, जो स्वपोषी को इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। खा है लार में कौन सा
एंजाइम होता है, टाइल एंजाइम होता है, वह किसका पाचन करता है, सब पढ़ाया गया, देख लीजिएगा। स्टोमेटा या रंध्र के खुलने तथा बंद होने की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, इसमें चित्र बना के वर्णन करना रहेगा। अगला है मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार तथा उनके कार्य। मनुष्य के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, चारों प्रकार के दांत लिखना है और उसके क्या क्या कार्य है, मतलब कौन काटने के लिए है, कौन फाड़ने के लिए है, कौन चबाने के लिए है, वही लिख देना है। अगला है अग्नाशय द्वारा, दो का का है कि अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 पाचक एंजाइमों के नाम एवं कार्य लिख देना है। ये भी 2 नंबर 3 नंबर में पूछे जाते हैं ना। और अगला खा है कि दोहरा परिसंचरण क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये हृदय संबंधित है, हृदय के अंदर जो ब्लड बहता है एक बार में 2 बार बहता है, तो इसी वजह से इसको दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ये चित्र के अनुसार देख के उसी तरह बना के स्पष्ट करना है। गा वाला है दूसरे का गा कि रसायन संश्लेषी क्या है, इसमें भाग लेने वाले कोई 3 जीवाणुओं के नाम एवं कार्य लिखिए, इसको लिख देना है। दुई का घा है श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं, श्वासोच्छ्वास को ब्रीथिंग कहते हैं, जो श्वसन का एक भाग है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का केवल नामांकित चित्र बनाना है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बना देना है। अगला है कि मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, तो मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन पाचन तंत्र बना देना है और मुख से लेकर गुदा तक जितने उसके बारे में लिख देना है। ये 6 नंबर में सवाल पूछे जाते हैं। तीसरे खा है उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, उत्सर्जन की परिभाषा लिख देना है। नेफ्रॉन की संरचना तथा मूत्र निर्माण की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए, मतलब नेफ्रॉन की संरचना बना देना है और जो मूत्र निर्माण है उसके बारे में लिख देना है। तीसरे का गा है कि रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखना है तथा मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित चित्र बना देना, मतलब हृदय की आंतरिक संरचना का स्वच्छ नामांकित जो है चित्र बना देना है। और टिप्पणी लिखने के लिए आती है, इसमें से जरूर 1-2 टिप्पणी पूछी जाती है। तो टिप्पणी लिखने में वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु श्रावण क्या है, वाष्पोत्सर्जन के बारे में लिख देना है, बिंदु श्रावण मतलब ट्रांसपीरेशन और ग्लूटेसेगन। और खा है विसरण तथा रसारोहण पर टिप्पणी लिखना है। रुधिर कणिकाएं, रुधिर के 2 भाग प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं, रुधिर कणिकाएं में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स आते हैं, इसके बारे में लिख देना है। यकृत के कार्य, यकृत के कोई 10-12 कार्य, इसमें 4-5 कार्य लिख देना है। और जड़ों द्वारा जल का अवशोषण, इसके बारे में भी टिप्पणी लिख देना है। अगला है निम्नलिखित में अंतर लिखो। निम्नलिखित में अंतर जो लिखना है कि ये ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर लिख देना है। अगला है कि श्वसन एवं श्वास में अंतर लिख देना है। और अगला है कि लसिका तथा रुधिर में अंतर, ये पीछे आ चुका है। धमनी तथा सीरा में अंतर लिखना है। अगला है स्वयंपोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में अंतर लिख देना है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लिख के रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% इसमें से सवाल पूछे जाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो उसको लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। थैंक यू।